Hello everyone, I welcome again to all of you on my BA tutorial classes Success in Teaching Field. फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया ने अपने प्रोग्रेस के लिए लाखों हीरे जवाहरात जमा किए, पावर जमा किया, एजुकेशन जमा किया, पैसा जमा किया, लेकिन वहीं पर हमारे दुनिया के प्रोग्रेस के लिए जो हमारे घर में एक डायमंड था उसे हमने कभी नहीं समझा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्त्री की, जिसके बारे में हम गांधी जी ने कहा है कि अगर एक स्त्री शिक्षित होती है तो उसके थ्रू से आपका परिवार शिक्षित होता है, परिवार से आपका समाज शिक्षित होता है और समाज से आपका पूरा दुनिया शिक्षित होता है और इस तरीके से आप पूरे दुनिया को क्या करते हो, कंट्रोल करते हो और पावरफुल बनाते हो। लेकिन हमने उसको बहुत पिछड़ा तबका समझ लिया। किस तरीके से उसको पिछड़ा तबका समझ लिया? बाल विवाह दे करके, रूढ़िवादी चीजों को देख करके, विद्या विवाह दे करके, ठीक है। तो ये जो बालिका ऐसी, और हमने कैसा सोसाइटी दिया उनको, एक जो पुरुष प्रधानता की जो सोसाइटी है उसको हमने क्या है, दबा कुचला सोसाइटी बना दिया। तो उसी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी जो आपका छठा पेपर है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, थर्ड यूनिट है। अभी यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि ये जो आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक है आपका इश्यूज ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज एंड रेजिस्टेंसेज, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? समता, असमानता और प्रतिरोध के मुद्दे। प्रतिरोध मानी यानी कि बाधाएं जो होती है, समानताओं में असमानता देने में जो बाधाएं होती है उनको समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलते हैं और वो पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इक्विटी का मतलब होता है समता, यानी कि आप किसी को जो है बराबर का कोई हक देना, समता। और इनइक्वालिटीज का मतलब होता है असमानता, यानी कि जब आप असमानता का मतलब ये होता है ना। देखो यहाँ पर मैं तीन वर्ड लेकर के चलता हूं। पहला जो वर्ड होता है आपका इक्विटी होता है, ठीक है, इक्विटी होता है, ठीक है। फिर एक होता है आपका इक्वालिटी और एक होता है आपका इन इक्वालिटी, ठीक है। ये देखो, इक्विटी का मतलब होता है समता, यानी कि बराबर का इंसाफ करना। यानी कोई चीज अगर किसी को दे रहे हैं, जैसे कि स्कूल में तीन लड़का है और तीन लड़की है और तीनों लड़कों को आपने क्या किया है कि आगे बिठाया है और फिर क्या कहते हैं, तीन लड़कियों को पीछे बिठाया है। तो ये जो है असमानता में चला जाएगा, ये बराबर का इंसाफ नहीं हुआ, ठीक है। सारे बच्चों को आप अगर बराबर तरीके से पढ़ा रहे हैं तो ये होगा इक्विटी, ठीक है। उसके बाद है आपका इक्वालिटी का मतलब होता है कि जैसे कि चार है तो चार में से दो दो बांट दिया, तो ये इक्वालिटी हो गया। इनइक्वालिटी का मतलब क्या होगा? इनइक्वालिटी का मतलब होगा कि आपने जो है एजुकेशन जब देने की बारी आई तो आपने क्या किया कि लिंग के आधार पर उसको क्या कहते हैं, काम के आधार पर चीजें बांट दिया, जिसके बिहाफ पर ये क्या कहते हैं, देखने के लिए मिलता है इनइक्वालिटी, ठीक है। इससे पहले भी हमने जो भी आपको लेक्चर प्रोवाइड कराया है या फिर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं वो डिपेंड किस पे करता है? वो डिपेंड करता है इसी पेपर पर। और यहां पर ये जो पेपर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि यहां पर हमेशा से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, कंपटीशन हो या फिर एग्जाम हो, ये हमेशा पूछा जाता है। और यहां से क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है? इसलिए पूछा जाता है कि इस पेपर में जो आपका सेंटर पॉइंट है इसी टॉपिक पर है, इसी टॉपिक पर आपका सेंटर पॉइंट है। तो सेंटर पॉइंट में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? इक्विटी यानी कि समता और इनइक्वालिटी, ठीक है, इनइक्वालिटी, रेजिस्टेंसेज यानी कि ये जो बाधाएं हैं। एक वर्ड में अगर मैं आपको समझाऊं तो फीमेल के साथ में, स्त्री के साथ में जो बाधाएं और जो असमानता का जो हम लोगों ने एक रूप बनाया हुआ है, सोसाइटी ने बनाया हुआ है, वो क्यों है और वो उनको समता या फिर इक्विटी का अधिकार किस तरीके से दिया जा सकता है, ठीक है। इतना समझ में आया? इससे पहले की वीडियोस में मैंने जो आपको लेक्चर प्रोवाइड करवाया है उसमें मैंने क्या बताया है कि हमने लिंग के आधार पर, एजुकेशन के आधार पर, काम के आधार पर सारे चीजों को बांटा हुआ है। यानी कि अगर मैं सोसाइटी की बात करूं तो सोसाइटी हमारी हमने कैसे बनाया हुआ है, यानी कि पुरुष प्रधानता सोसाइटी बनाया हुआ है, जहां पर वुमेन को क्या किया है, वुमेन को नीचे लेवल पे रखा हुआ है, ठीक है, सबऑर्डिनेट लेवल पे रखा हुआ है। अगर मैं काम के आधार पर बात करूं तो हमने क्या किया है, अपने लिए जो है पुरुष ने क्या किया है, अपने लिए पेड वर्क ले लिया है, यानी कि जहां पर उसको काम के पैसे मिलते हैं, जहां पर वो अपने आप को मास्टरी फील करता है, और उसको क्या कर दिया, डोमेस्टिक वर्क दे दिया है, जिसके बिहाफ पर वो आपके लिए भी काम करती है, डोमेस्टिक वाले भी काम करती है, आपके बच्चों के देखभाल भी करती है। उसके बावजूद भी उसको पेड वर्क नहीं होने के बिहाफ पर हम क्या करते हैं, उसको सबऑर्डिनेट की तरह से देखते हैं, ठीक है, उसको रूढ़िवादी की तरीके से देखते हैं। तो जहां पर भी एजुकेशन के बिहाफ में देखेंगे तो एजुकेशन में भी हमने बांटा हुआ है, लड़कियों के स्कूल अलग कर दिए गए हैं, जबकि मेंटालिटी अगर एक दूसरे के साथ
साथ शेयर नहीं होगी तो आपका एजुकेशन कभी बढ़ेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद सिलेबस या करिकुलम पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग देखें तो उनको जो है सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम दे दिया गया है ना, वो लोग सिर्फ होम साइंस पढ़ सकती हैं, किचन को कैसे संभाला जाए। हर लेवल पे हमने असमानता का अधिकार उन लोगों को दिया है, यानी कि उनको अधिकार पूरा कभी नहीं मिला है, हमने असमानता का ही रवैया उसके साथ में इख्तियार किया है। तो अभी इस पेपर में हम लोग जो है कॉन्सेप्ट के थ्रू से चलेंगे और ए टू जेड हर पॉइंट को क्लियर करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं आपको इस पॉइंट की बात करूं तो आप कोई भी किताब उठा के देख लो, हिंदी इंग्लिश कोई भी किताब उठा के देख लो, कहीं पर भी ये लेक्चर आपको प्रोवाइड नहीं मिलेगा और आप इसमें समझ भी नहीं पाओगे कौन कौन से एलिमेंट इंक्लूड करना चाहिए, कैसे इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। और ये क्वेश्चन हमेशा से पूछा जाता है। मैं आपको ए टू जेड बताऊंगा किस तरीके से लिखना चाहिए और आपका जो आंसर होगा 110% श्योरिटी के साथ में आप 110% करके आओगे। इसलिए कि जैसे मैं बताऊंगा आप अपना नोट्स भी इसी तरह से बनाएंगे और अपना जो है आंसर है वो भी इसी तरीके से लिखेंगे। इतना समझ में आया कि हमने जो है स्त्रियों के साथ में असमानता का रोल, असमानता का जो रूप है वो हमने क्या कहते हैं अपनाया हुआ है। हम लोग बात करते हैं शिक्षा की, ठीक है। शिक्षा पर यहां पर देखेंगे, है ना, इसको किससे जोड़कर देखेंगे हम लोग, शिक्षा से जोड़ के देखेंगे। आपके सिलेबस में ये चीज नहीं दिया गया है, लेकिन ये जो क्वेश्चन बनता है हमेशा से शिक्षा को शिक्षा से रिलेटेड ही करके देखा जाता है, क्योंकि इससे पहले वाला जो आपका लेक्चर था वो क्या था, वो था बालिका का विद्यालयकरण, यानी कि स्कूलिंग ऑफ गर्ल्स। तो स्कूलिंग ऑफ गर्ल्स या एजुकेशन ऑफ गर्ल्स के अकॉर्डिंग इसको जोड़कर देखेंगे कि गर्ल्स को या फिर बालिका को हमने किस तरीके से असमानता का रूप दिया हुआ है और उनको जो है प्रॉपरली जो है इक्वालिटी उनको प्रॉपर नहीं दिया गया है। अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो स्त्रियों की शिक्षा उसके अस्तित्व, है ना, सुरक्षा तथा मुख्य धारा में लाने हेतु आवश्यक है, यानी कि उसके अस्तित्व को बचाने के लिए, है ना। और वो मैंने बताया भी है कि एक शिक्षित, अगर वुमेन एक शिक्षित होती है तो किस तरीके से अपने संतान को शिक्षित करती है, तो वो सारे पॉइंट मैंने वहां पर आपको गिनवा दिए हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप शिक्षा के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। और हम लोग जो बात करेंगे यहाँ पर इनइक्वालिटीज की और रेजिस्टेंसेस की, यानी कि असमानता और फिर किसकी प्रतिरोध के मुद्दे की जो बात करेंगे हम लोग, चलेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से चलेंगे। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि किस किस सोसाइटी ने लिंग के आधार पर वुमेन को एजुकेशन नहीं दिया है। हम लोग एंशियंट टाइम से चलेंगे, प्राचीन काल से हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि आपका जो आंसर है वो ज्यादा प्रभावित हो और ज्यादा इफेक्टिव हो और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है प्राचीन काल की। अगर बात करें प्राचीन काल में, एंशियंट टाइम में क्या हुआ था, एंशियंट टाइम में लोगों ने अपने जो क्या कहते हैं सोसाइटी था वर्ण के आधार पर बांट लिया था, ठीक है। आपको ही पता है ये कैसे था। ये पहला जो था वो ब्राह्मण लोग थे, फिर कौन लोग था, क्षत्रिय लोग थे, ठीक है। उसके बाद है वैश्य लोग थे और उसके बाद है आपका शूद्र लोग थे, यानी कि 4 तबकों में इन्होंने बांट लिया था। अगर मैं ऊपर के 3 तबकों की बात करूं शूद्र को छोड़ करके, तो इनकी जो महिलाएं थी, इनकी जो स्त्री थी, इनकी महिलाओं को हर चीजों में एजुकेशन में भाग लेने का अधिकार था, है ना। यानी कि पुरुष के साथ में जो भी है राजनीतिक मुद्दे हैं या सोशियोलॉजिकल मुद्दे हैं या फिर एजुकेशनल मुद्दे हैं, सब चीजों में इन तीनों की महिलाओं को जो है अधिकार था कि वो पढ़ सकती थी, वो समझ सकती थी, वो सीख सकती थी। लेकिन शूद्र की महिलाओं को ये सब चीजों का अधिकार नहीं था। वो ना तो पढ़ सकती थी, ना ही किसी चीज में राजनीतिक काम में शामिल हो सकती थी। तो ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, असमानता का जो अधिकार है, यहां पर था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं था, रूढ़िवादिता बहुत ज्यादा नहीं था। इन्होंने सोसाइटी के लेवल पर अपने आप को बांटा हुआ था, जहां पर ये बुराइयां देखी गई कि वहां पर समानता का जो है लेवल नहीं दिया गया था। अगर मैं प्राचीन काल की बात करूं, प्राचीन काल के बाद हमारा आता है मिडिल टाइम। मिडिल टाइम को क्या कहा जाता है, सल्तनत टाइम भी कहा जाता है, सुल्तान का टाइम भी कहा जाता है इसको, और उसके बाद मुस्लिम काल भी कहा जाता है इसको। इस टाइम में क्या हुआ था, मिडिल काल के टाइम में ये हुआ था कि जो शासक लोग थे वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि आक्रमण कर रहे थे हमारे इंडिया पे। उस काल में क्या हुआ था, इसको पर्दा काल भी कहते हैं, ठीक है। जहां पर क्या कहते हैं, ये जो मिडिल काल है, यहां पर आकर के लोगों ने क्या किया, बुराइयां बहुत फैल गई। बुराइयां किस तरीके से फैल गई कि यहां पर जो है ये समझा जाने लगा कि जो राजा है ना, जो राजा पढ़ा लिखा है वही सिर्फ एजुकेशन की बातें करता था, अदरवाइज कोई भी इसकी एजुकेशन की बातें नहीं करता था। तो मिडिल टाइम में क्या हो गया, मिडिल टाइम में ये सारा चीज देखा जाने लग गया कि सोसाइटी जो है अगर एजुकेटेड है उसका राजा, तो लोग पढ़ते थे, नहीं तो पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे और तरह तरह की बुराइयां फैल गई थी। आपको पता है कि सती प्रथा किस तरीके से, कितना बुरा ये था, है ना। उसके बाद बालिका की जो बाल विवाह की कितना बुरा था, है ना। विधवा विवाह कितना ज्यादा क्या प्रचलित था आपका।
है ना, और बालिकाओं को क्या समझा जाता था, पराया धन समझा जाता था। तो ये सारी बुराइयां आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा, है ना। वहां पर जो है पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, है ना। उसके बाद है आपको जो वुमेन थे, आपकी स्त्री जो थी वो किस पर डिपेंड थी, वो मेल पे डिपेंड हो गई थी। तो यहाँ पर आकर के मिडिल टाइम में देख आकर के क्या हुआ, इनका जो लिमिटेशन था स्त्री का वो बहुत ज्यादा लिमिट हो गया, इनका जो वॉकिंग डिस्टेंस था वो बहुत ज्यादा लिमिट हो गया। इनको ये कहा जाने लग गया कि आप सिर्फ घर में सीमित रहेंगे, आपके लिए एजुकेशन नहीं है। ये सारी बुराइयां यहाँ पर देखने के लिए मिलने लगा। उसके बाद में आता है आपका ब्रिटिश काल। ब्रिटिश टाइम में क्या हो गया, ब्रिटिश टाइम में आकर के बहुत बुराइयां तो थी ही थी, लेकिन वहां पर आकर के बाद में जब एजुकेशन की बात होने लग गई, ठीक है, तो यहां पर आकर के दो तीन नाम ऐसे हैं जो मिशनरीज थे, जो उस टाइम में आए थे अपने रिलीजियस को फैलाने के लिए, मिशनरीज। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने विद्यालय और संस्थाएं बहुत ज्यादा बनाई, ठीक है। उसमें कौन कौन थे, है ना, हेयर डेविड एक नाम आता है, हेयर डेविड बहुत बड़ा नाम है ना मिशनरीज का। इन्होंने क्या है 1820 में कलकत्ता में एक बालिका के विद्यालय बनाया था, जहां पर यह कहा गया था कि इस बालिका के लिए सारा पैसा मेरी तरफ से जाएगा, और बालिका की जितनी भी क्या कहते हैं प्रावधान है, जितनी भी एजुकेशन की खर्चे हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो बालिकाओं की एजुकेशन पे मेरा सारा का सारा जो है सहयोग रहेगा, ठीक है। ये कौन था, हेयर डेविड था, जिन्होंने सबसे पहले 1820 में कलकत्ता में क्या बनाया था, मिशनरीज था, क्या बनाया था, बालिका का विद्यालय बनाया था, ठीक है। यानी कि स्कूलिंग ऑफ गर्ल्स को कराने के लिए ये चीज बनाया था, ठीक है। उसके बाद में दो तीन नाम और आते हैं, किस कहां पर, ब्रिटिश काल में दो तीन नाम को और आते हैं। रिवेंद्रम मिशनरी, ठीक है, एक दूसरा नाम है ना, रिवेंद्रम मिशनरी एक और नाम है। इन्होंने भी क्या कहते हैं बालिकाओं के लिए बहुत ज्यादा विद्यालय बनाया था, है ना, उसके रहने की जगह बनाया था, उसको पढ़ने के लिए खर्चे दिया था, ठीक है। उसके बाद है आपका मिस कुक करके एक नाम है, मिस कुक करके नाम है 1821 से 23 तक में, ठीक है। इन्होंने भी क्या कहते हैं विद्यालय बनाया था, किसके लिए, सिर्फ वुमेन के लिए, सिर्फ स्त्री के लिए। और उन्होंने एज डिफाइन कर दिया था 15 से लेकर के 35 साल तक की जो महिलाएं हैं वो हर तरह की एजुकेशन ले सकती है, हर तरह की सुविधाएं उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सारी जो मिशनरीज थे इन्होंने इसकी शुरुआत की ब्रिटिश काल में, महिलाओं के एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ाने के लिए ब्रिटिश काल में इन लोगों ने इसकी शुरुआत की। तो जब इन लोगों ने इसकी शुरुआत की तो हमारे इंडियन लोगों ने भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया, जिसमें से सबसे पहला नाम यहां पर देखते हैं आप, राजा राम मोहन राय का नाम आता है, जिन्होंने स्त्री की एजुकेशन पे बहुत ज्यादा बात की। उसके बाद है आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आपने सुना होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी यही किया कि पढ़ाई के लिए, बालिकाओं की पढ़ाई के लिए या बालिकाओं की संस्थाओं के लिए, है ना, विद्यालय के लिए जितने भी खर्चे होते थे इन्होंने कहा मेरी तरफ से जाएगा, और उनकी एजुकेशन में जो भी क्या कहते हैं प्रावधान होंगे वो मेरी तरफ से पूरे किए जाएंगे। उसके बाद आपका ज्योतिबा राम फूले भी बहुत बड़ा नाम है। उसके बाद आपका गांधी जी ने भी बहुत ज्यादा, गांधी जी ने क्या किया, जहां जहां भी गए इन्होंने बालिकाओं के विद्यालयों को बहुत ज्यादा क्या किया, प्रेफर किया। और ये सारे वो नाम थे जिनकी वजह से ब्रिटिश काल में बालिकाओं के विद्यालय की तरफ लोग ध्यान देने लगे, बालिकाओं की शिक्षा की तरफ लोग ध्यान देने लगे बहुत ज्यादा। और उसके बाद में जो है बहुत सारी क्या हुई, मिशनरीज आए, और मिशनरीज ने अपने एजुकेशन को बालिकाओं के लिए क्या कर दिया, समर्पित कर दिया कि बालिकाएं पढ़ेंगी नहीं तो हमारा देश, कंट्री जो है डेवलप नहीं कर सकता है। और उसके बाद पॉलिसीज लागू कर दिए गए, बहुत सारे पॉलिसीज फिर आ गए ब्रिटिश काल के कि चलो अब, और ये सारे पॉलिसीज जो है सब में क्या है, बालिकाओं की शिक्षण के लिए ये बहुत ज्यादा प्रावधान दिया गया। वुड डिस्पैच आपने सुना होगा, वुड डिस्पैच सबसे पहला जो आता है 1854 में। 1854 में कौन आता है, वुड डिस्पैच आता है, और यह कहता है कि अब जितनी भी एजुकेशन होंगी उसमें सब में बालिकाओं का विद्यालयकरण होना जरूरी है, बालिकाओं को भी पढ़ने का मौका दिया जाएगा, है ना, उसका कहते हैं बच्चियों को भी पढ़ने का, स्त्रियों को भी पढ़ने का मौका दिया जाएगा, सीखने का, और वहां पर जो है किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। वुड डिस्पैच क्या कहता है अपने रिपोर्ट में यह कहता है कि बच्चों के, बालिकाओं के जो विद्यालय है उनको भी बनाया जाए, बालिकाओं की जो पढ़ाई है उनको भी उसके लिए सुनिश्चित किया जाए, ठीक है, ये चीज हुआ। उसके बाद आपको पता होगा हंटर आयोग आया। हंटर आयोग कब आया था, ये 1882 से 83 के बीच में इन्होंने क्या कहते हैं बात की। हंटर कमीशन ने भी यही कहा कि हमारे कमीशन के जो आधे पैसे होंगे वो बालिकाओं के विद्यालय के लिए ही लगाए जाएंगे, बालिकाओं के एजुकेशन के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए लगाए जाएंगे। उसके बाद आता है आपका शेल्डर आयोग। शेल्डर आयोग ने बहुत ज्यादा जोर दिया। शेल्डर आयोग 1917 में आया था। इन्होंने
क्या है, पर्दा विद्यालय के नाम से बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे विद्यालय बनाए पर्दा विद्यालय के नाम से। और यहाँ पर क्या कहते हैं कि लोगों ने, फिर लड़कियों ने अपना जो है नामांकन कराना शुरू किया और फिर पढ़ना शुरू किया। तो इन्होंने सारा चीज प्रोवाइड करा दिया था। शेल्टर आयोग ने क्या किया था, उनके रहने की व्यवस्था थी, लड़कियों की, स्त्री की पढ़ने की व्यवस्था थी, और उसमें पढ़ाने वाली भी स्त्री ही हुआ करती थी। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्था उन्होंने उनको दे दिया ताकि जो स्त्रियां हैं, ताकि जो महिलाएं हैं, वो उनका नामांकन रहे और वो आगे की डेट में भी पढ़ती रहे। तो ये सारे जो है कहां पर देखने के लिए मिलता है, ये सारे जो है आपके ब्रिटिश काल में देखने के लिए मिलता है। ये ब्रिटिश काल था। उसके बाद आता है क्या कहते हैं, मिडवल टाइम। मिडवल टाइम में क्या देखने के लिए मिलता है, जो आयोग आए हैं मिडवल टाइम में, जो आयोग आए हैं, इन्होंने मॉडर्न टाइम में भी बहुत ज्यादा एजुकेशन को, बहुत क्या कहते हैं, मिडवल टाइम के बाद मॉडर्न टाइम ने भी एजुकेशन पे, महिलाओं की क्या कहते हैं शिक्षाकरण पे बहुत ज्यादा जोर दिया। और यहाँ पर जो आता है आपका यूनिवर्सिटी कमीशन, 1948 में यूनिवर्सिटी कमीशन जब आता है, तो यूनिवर्सिटी कमीशन ने भी क्या कहते हैं विद्यालयकरण किसका, बालिकाओं के विद्यालयकरण का, बालिकाओं की शिक्षा का बहुत ज्यादा बात करता है। फिर उसके बाद आता है मुदालियर आयोग आता है 1952 में। तो मुदालियर आयोग ने भी बहुत ज्यादा क्या कहते हैं बालिकाओं की शिक्षा पे बात की। बालिकाओं की शिक्षा पे बात की मतलब जो आपका टॉपिक है, यानी कि जो उसका जो है समानता है ना, प्रतिरोध, इन सब को हटाने की बात की कि उनको समानता, असमानता को हटाओ, प्रतिरोध को, बाधाओं को हटाओ, उनको समानता का अधिकार दो। जितने लड़के पढ़ेंगे उतना लड़कियों को भी प्रोवाइड किया जाएगा, जितने स्कूल लड़कों के लिए है उतने लड़कियों के लिए भी किया जाएगा। यानी कि हर तरह का सिलेबस लड़कियां पढ़ सकती है, हर तरह का डिस्क्रिमिनेशन उनसे हटाया जाएगा, रूढ़िवादिता उनसे हटाया जाएगा। इन सारे कमीशन ने इन सब चीजों की बात की। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन ने तो बहुत शुरू से ही बात कर ली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बात कर लिया, अगर मैं, जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो उस टाइम में बहुत सी बुराइयां थी, जैसे कि बाल विवाह था, है ना, क्या कहते हैं विधवा विवाह बहुत प्रचलित था, सती प्रथा, ये सब बुराइयां थी। और जब हमारा इंडिया आजाद हुआ तो 6% महिलाएं ही सिर्फ पढ़ी लिखी थी, सिर्फ 6% महिलाएं पढ़ी लिखी थी। लेकिन ब्रिटिश काल में आकर के इसमें बहुत ज्यादा उछाल आया और मिशनरीज ने इस पर बहुत जोर दिया। और उसके अलावा जो मैंने नाम बताया, ज्योतिबा राम फूले, राजा राम मोहन राय, गांधी जी, इन्होंने जो बालिकाओं के जो असमानताएं हैं उन पर बहुत जोर दिया, है ना। तो असमानताओं पर बहुत जोर दिया, उनको इक्विटी यानी कि समता पर बहुत ये कहा कि उनको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर कॉन्स्टिट्यूशन भी देखेंगे तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो है आर्टिकल 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, ये सारे आर्टिकल वो आर्टिकल हैं जो बालिकाओं के विद्यालयकरण पे, बालिकाओं के समानता पे, बालिकाओं के हर तरह के अधिकार पे बात करता है। यानी कि बालिकाओं को 40 क्या कहता है कि बालिकाओं को पढ़ने का अधिकार है। ठीक है, क्या कहते हैं 15 क्या कहता है कि उनको, उनके लिए विद्यालयकरण होना चाहिए, उनको जो है हर 1 किलोमीटर पर स्कूल प्रोवाइड होना चाहिए। तो ये सारे जो पॉइंट है, अब ये जो सारे प्रावधान है, ये सारे जो प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन है आपके, ये किसकी बात करता है कि बालिकाओं को हर तरह का एजुकेशन प्रोवाइड होना चाहिए, बालिकाओं को किसी भी तरह की क्या कहते हैं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए, उनको हर तरह की शिक्षा प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो यह कहां तक था, ये देखे। उसके बाद जो है धारा 45 क्या कहता है कि बालिकाओं को किस तरह की जो है मुफ्त की, है ना, मुफ्त की जो नॉलेज है वो दी जाएगी, है ना, और उनको किसी तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो ये था आपका टॉपिक आज का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना, यानी कि इनइक्वालिटी और उसके बाद रेजिस्टेंस, है ना, बाधाएं और जो असमानता का जो हम लोगों ने महिलाओं के साथ में रोल प्ले किया हुआ है उसको किस तरीके से हटाया जाएगा, उसको हमने सीखा कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर, एंशिएंट टाइम से लेकर के अभी जो है आपका आधुनिक काल तक में किस तरीके से हुआ, और फिर औरतों को या फिर वुमेन को किस तरीके से असमानता का चीजें देखने को मिला। और इन लोगों ने, एजुकेशन पॉलिसीज ने और इन स्कॉलर ने और इन क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको किस तरीके से इक्विटी दी, है ना, अधिकार दिया, उसको हम लोगों ने समझा। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप अपने भाइयों के साथ भी शेयर करो, और वीडियो किस तरीके से लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बोलें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।